पिछली कड़ी में जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैंने आप सभी के साथ मेलिसा की स्टोरी शेयर करी थी कि किस तरीके से मेलिसा जो कि अपने पिता द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार रही थी और माता द्वारा भी कुछ उसे बहुत सहयोग नहीं मिल सका। उसकी माता परिस्थितियां समझ रही थी, लेकिन वो अपनी बच्ची का सहयोग उसकी सेफ्टी के लिए खड़ी नहीं हो सकी। और ये सारे जो उत्पीड़न थे, इनसे निकलने के बाद मेलिसा एक इस तरह की लड़की के रूप में थी जो खुद को प्रेम करने लायक नहीं समझती। उसके जीवन में बहुत सारे पुरुष आए, लेकिन अनेकों अनेक पुरुषों के साथ उसका सिर्फ 1-2 दिन का ही संबंध रहा और फिर वो संबंध टूट गए। तो कुल मिला के वो एक मानसिक स्ट्रगल से गुज़र रही थी कि उन्हें लग रहा था कि वो प्रेम लायक नहीं है और उस प्रेम को वो यौन संबंधों में ढूँढ रही थी, जो कि नहीं मिल सकता। मेलिसा की पूरी स्टोरी समझने के लिए आप पिछली कड़ी देख सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने समझा कि मेलिसा जो कि पास्ट बर्थ में, जैसे कि हमने देखा कि इस बर्थ में उसके दादाजी का चाहे छोटा-सा रोल था, लेकिन उन्होंने भी मेलिसा का उत्पीड़न किया और उनके पिताजी जो आज भी उनकी लाइफ़ का हिस्सा हैं, तो उन्होंने भी उनका यौन उत्पीड़न किया। पास्ट बर्थ में जो चीज़ निकल कर आई कि जो उनके पिताजी थे, जो एक बर्थ में जब वो एक वेश्या के रूप में कार्य करती थी, वेश्यालय की एक पावरफुल लेडी थी, हेड थी। उस वक़्त में उन्होंने जो कि एक उनके नीचे काम करने वाली एक लड़की के प्रेमी के रूप में एंटर किया था जब वो लगभग 40 वर्ष की थी। उस वक़्त इस आत्मा का रोल शुरू हुआ था उनकी लाइफ़ में, ये पास्ट बर्थ में। तो उन्होंने एक तरह से उनकी लाइफ़ से उस लड़की को निकाल दिया। उन्हें और उस लड़की के, क्योंकि उनकी भावना चाहे ये थी कि पुरुष क महिलाओं का यूज़ करते हैं। वो इस लड़की को यहाँ से लेके जाएगा, वो इसका इस्तेमाल करेगा, वो इससे प्रेम नहीं करेगा। पुरुषों के प्रति उनका नज़रिया गलत था। ख़ैर जो भी था, इसके तहत ये हुआ कि उनके पास्ट बर्थ में जो उनके इस बर्थ में पिता है, पास्ट बर्थ में वो उनके एक नीचे काम करने वाली लड़की के प्रेमी के रूप में थे। उनके मन में मेलिसा के प्रति एक नफ़रत थी, एक गुस्सा था कि उसने इसकी अपनी पावर का इस्तेमाल किया और मेरे जीवन से प्यार निकाल दिया। मुझे यूज़ कर लिया, क्योंकि उसके बाद वो काफ़ी समय के लिए उसी जो वो वेश्यालय था वहीं पर रहे। तो ये एक उनका मानसिक रूप से एक नज़रिया बन चुका था मेलिसा के प्रति। दूसरी तरफ उसके दादाजी, जिनका रोल छोटा-सा रहा, मेलिसा की लाइफ़ में ज़्यादा नहीं रहा। तो वो पास्ट बर्थ में एक बहुत पावरफुल पिता के रूप में थे, जो बहुत ज़्यादा लड़की को ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उस बर्थ में मेलिसा उनकी इकलौती संतान के रूप में थी और बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को भी और अपनी बेटी को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना, नियमों और कायदों में सारे मतलब समाज में इज़्ज़त की सारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तुमको ऐसे ऐसे और ऐसे चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना हो अपनी पत्नी की भी और अपनी बेटी की भी लाइफ़ को। तो उस लाइफ़ में मेलिसा ने अपनी माँ को भी समझाया कि ये गलत है और खुद भी बगावत कर दी। ये बगावत कुछ बहुत सकारात्मक तरीके से नहीं थी, ये कुछ ऐसी थी जिसमें उन्होंने अपने जो इस बर्थ में दादाजी हैं, उस बर्थ में एक तरह से बहुत एक भावनात्मक दर्द की एक स्थिति थी। और सिर्फ़ वो नहीं उनकी लाइफ़ से दूर हुई, बल्कि जो उनकी पत्नी थी वो भी, यानी कि मेलिसा की माँ रही वो उस बर्थ में, उसे भी उन्होंने अपने पिता से दूर कर दिया। और आखिरी वक़्त में चाहे आखिरी वक़्त में मेलिसा और मेलिसा की माताजी अपने जो इस बर्थ में दादाजी, उस बर्थ में पिताजी थे, उनके साथ थे, लेकिन फिर भी एक दूरी थी, एक तनाव था। और उनके दादाजी हमेशा ये मानते रहे कि इस लड़की की वजह से एक डर और नफ़रत और आत्मग्लानि, इस तरह की कुछ मिली-जुली भावनाएँ उनके जीवन में रहीं, क्योंकि जो मेलिसा थी वो बगावती लड़की के रूप में रही। अब एक बात आती है, बहुत ये समझने योग्य बात है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि हम ना इस चीज़ को इतनी इस तरह से कभी नहीं समझ सकते। एक पीड़ित पीड़ित
जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेलिसा के द्वारा प्रताड़ित किया गया अपने पिताजी को और अपने दादाजी को पास्ट बर्थ में। पीड़ित रहे ना वो, पीड़ित। इस बर्थ में वो अपराधी का रोल आ गया ना उनका। इस बर्थ में वो अपराधी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया अगर मेलिसा का, अपनी बेटी का, अपनी पोती का, तो वो अपराधी के रूप में आ गए। तो ये क्या हुआ? क्या प्रकृति ऐसे काम करेगी? एक बर्थ में जो पीड़ित है, दूसरे बर्थ में उसे अपराधी बना देगी? तो ये क्या, ये कैसा चक्र हुआ? तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि सारे अपराधी बेचारे निर्दोष है? क्यों? क्योंकि वो तो मजबूर है, वो तो सोल प्लान का हिस्सा है। और क्या ये मान लें कि ये प्रकृति इतनी ही अनफेयर है? ये ऐसे ही काम करती है? इतने अनफेयर तरीके से काम करती है कि पहले कोई पीड़ित है तो बाद में उसको अपराधी बना डाले? अगर ऐसा ही है तो फिर माफ किया जाए ना सबको, सबके अपराधों को माफ किया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे माइंड में जैसे ही हम इस केस पे ध्यान देंगे आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमें इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जैसे कि जब मेलिसा का और इनके पिताजी का और इनके दादाजी का सोल प्लान डिसाइड किया गया, किस्मत, हम समझ रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहाँ पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए, किस मानसिक स्थिति के साथ पैदा हो गए, मानसिक बीमारी के साथ, शारीरिक बीमारी के साथ, आर्थिक स्थिति के साथ, शक्लो सूरत के साथ, स्थान के साथ, परिस्थितियों के साथ, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम किस्मत कहते हैं। अब मेलिसा अपने सोल प्लान में उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ है इसे सहने के लिए तैयार थी। उससे पूरी तरह से पता था कि ये सारी परिस्थितियां क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि जो मेलिसा का पास बर्थ रहा, उसके मम्मी दादा और पिताजी का पास बर्थ रहा, उसमें जिस तरह की ऊर्जा का एक्सचेंज हुआ, वो संस्कार मरते वक्त भी बड़ा पावरफुल था। उसके पिताजी और उसके दादाजी के साथ बड़ा पावरफुल था ये संस्कार, ये भावनाएं मेलिसा के प्रति इतनी पावरफुल थी कि वो ओपन होनी ही थी। इसके चांसेस पूरे पूरे थे। ये ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति शराबी है, वो अगर किसी पार्टी में जाएगा जहाँ शराब परोसी जा रही होगी, तो चाहे उसने बेहद निहायत कंट्रोल किया हो अपने ऊपर, उसे पता है कि मैंने शराब नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीनी, लेकिन उसके कमज़ोर पड़ जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर उसके आसपास सब शराबी होंगे और माहौल कुछ इस तरह का होगा, तो बहुत चांसेस हैं कि वो व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाएगा और शराब का प्याला उठा लेगा। बस इसी तरह से जब ये सोल प्लान डिसाइड किया गया, उस समय मेलिसा अच्छी तरह से जानती थी कि, और उसके पिताजी दादाजी भी जानते थे कि जब वो पृथ्वी के वातावरण में जाएंगे, जब उनके ये संस्कार जिनके तहत इतने इतने पावरफुल हैं, ये जब खुलेंगे, ये जब इनके ऊपर हावी होंगे, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि वो मेलिसा के प्रति इस तरह के किसी घटनाक्रम को अंजाम देंगे। ये सब कुछ जानते हुए भी इन तीनों सोल्स ने इस तरह से रोल प्ले करने का डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि मेलिसा इन सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद एक पावरफुल पोजीशन में, जो उसके लाइफ लेसन थे उनके करीब पहुंची। ये तो उसकी जर्नी तो हम समझ ही रहे हैं ना, आगे भी समझेंगे। लेकिन यहाँ हम उसके पिताजी और दादाजी पर आ जाते हैं। ये जो नफरत और द्वेष पास्ट बर्थ से उनके साथ चली आ रही थी, जो कुछ भी अनाचार उन्होंने मेलिसा के साथ किया, उसकी वजह से एक शर्म और अपराध की जो भावना उनके अंदर पैदा हुई, ग्लानि ग्लानि पैदा हुई, एक आत्मघृणा पैदा हुई कि ये मैंने क्या किया। यहाँ पर जब सब उलझा ना भावनात्मक स्तर पर, तभी उन दोनों के अंदर से इस उलझन में पड़ने के बाद अपनी इस पूरा एक चक्र चला। पहले एक नफ़रत है, क्रोध है, फिर एक अपराध है और फिर एक ग्लानि भाव है और फिर अपने आप को हील करने का प्रोसेस है। फिर उस जो जिस वज़ह से ग्लानि पैदा हुई है, उस संस्कार को ख़त्म करने का प्रोसेस है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चला ना, मेलिसा के पिताजी और दादाजी की लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चला ना, तो अंत क्या हुआ? अंत ये कि उनके अंदर जो महिला समाज के प्रति या मेलिसा के प्रति जो भी नफ़रत था, द्वेष था,
उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद एक जो, क्योंकि पहले ही वो एक गलत भावना को कैरी लेके आए हैं पास्ट बस से, तो वो जो हुई वो खत्म हुई। वो उसको जब आत्मघृणा में गए, अपने अपराध को समझा, उसका एनालिसिस किया। ये सब कुछ सामाजिक स्तर पे नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं कि कानून आया उनको सुधारने के लिए या समाज आया उनको सुधारने के लिए। ना, 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 ये इस स्तर पे नहीं हुआ। ये आंतरिक भावनात्मक स्तर पे हुआ। परमानेंट भी यही होता है। जब कोई चीज़ सामाजिक स्तर पर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, समाज आता है उसे सुधारने के लिए, तो वो डर से टेम्परेरी सुधरता है। कानून आता है उसे सुधारने के लिए, तब भी वो डर से टेम्परेरी सुधरता है। लेकिन जब जीवन की परिस्थितियाँ आती हैं ना सुधारने के लिए, तब वो भावनात्मक रूप से परमानेंट सुधरता है। बस यहाँ पर उसके दादाजी और उसके पिताजी परमानेंट अपने जो उन्होंने गलत परफ़ॉर्म किया था, जिसकी वज़ह से ग्लानि पैदा हुई थी, उस चीज़ को डीपली समझकर, अपने उस संस्कार को डीपली समझकर, फिर उन्होंने उस संस्कार को ख़त्म किया, नफ़रत और द्वेष। और ये जब ख़त्म करने का प्रोसेस शुरू हुआ, तो ये थोड़ा है कि सिर्फ़ मेलिसा के साथ ख़त्म होगा। अब कोई व्यक्ति कोई संस्कार अपना अच्छा कर लेता है, तो वो एक ही व्यक्ति के साथ थोड़े करता है। वो तो अब उसने एक हुनर सीख लिया एक हुनर। अब उसका हुनर, अब वो अपने हुनर का इस्तेमाल हर आत्मा के साथ करेगा। और इस आत्मघृणा ने उन्हें उनकी अपराध की वजह से, ग्लानि भाव की वजह से, उसका जो उन्होंने डीप एनालिसिस किया, अपने अंदर तक पहुँच के अपने संस्कार को ख़त्म किया, वो महत्वपूर्ण था। वो ही बहुत मुख्य बात थी। संस्कार परिवर्तन वो हुआ उसके पिताजी और दादाजी की लाइफ़ में। यानी अपराधी का और पीड़ित का जो ये गेम चला, उसमें अपनी अयोग्यता की भावनाओं का सामना करना, उनकी खोज करना और उन्हें ख़त्म करना, ये चला। अगर आप ये सारे केस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इन्हें थोड़ा डीपली समझेंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो एक सीधे-साधे तरीके से हमारे सामने बात रख दी जाती है ना, कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल आपको इस जन्म में मिलते हैं, और आपके साथ कुछ हुआ या आपके भाग्य में लिखा था। इस तरह की बातें जो सीधे सरल तरीके से बोल दी जाती हैं, तो हमारी समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हमें तो बड़ा अनफ़ेयर सा लगता है नहीं, नहीं ऐसे थोड़े होता है। ये प्रकृति ऐसे करती है क्या? ये प्रकृति का न्याय करने का तरीका है क्या? अच्छे के साथ तो गलत हो रहा है, गलत के साथ अच्छा हो रहा है। इस तरह की जब सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इतने सरल तरीके से हमारे सामने रखी जाती है ना, हमें डाउट होने लगता है। हमें लगता है नहीं, भगवान का सिस्टम ही गड़बड़ है। ये प्रकृति का सिस्टम ही गड़बड़ है। इससे अच्छा सिस्टम तो हम चला लेंगे इस दुनिया का। इतनी अकल तो हम इंसानों को भी है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। ऐसे ही सोचते हैं ना हम। क्यों? क्योंकि इतने डीप तरीके से हमें इन चीज़ों के होने की वजह समझ नहीं आती है। लेकिन ये सारे केस मैं इसकी अगली कड़ी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप एक प्लेलिस्ट मेलिसा के कहानी के सभी भाग, इस नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी, वहाँ आपको इस कहानी के सभी भाग मिल जाएँगे। लेकिन इतने सारे केस स्टडी करने के बाद हमें इतना तो समझ में आ ही चुका है कि जीवन में जो भी मुश्किल आ रही है, जो भी तकलीफ़ आ रही है, जो कुछ भी आप अनफ़ेयर, कई बार आप पीड़ित होते हैं, कई बार आप अपराधी होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो हम सभी अपराधी हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कोई कम है, कोई ज़्यादा है, किसी को मौका मिला है, किसी को मौका नहीं मिला है। आज हम बड़े-बड़े नेताओं को कोसते हैं, उन्हें गालियाँ निकालते हैं कि इतनी बड़ी दलाली करी, घोटाला किया। लेकिन क्या अगर आप उस नेता की जगह होते, तो क्या आप बिल्कुल फ़ेयर तरीके से कार्य करते? कभी इस तरीके से आपने अपने आप को चेक करा है? नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? क्योंकि बड़ा आसान है बैठ के किसी को गाली निकाल देना। हम ज़्यादा डीप में जाने की मेहनत करें ही क्यों? अपने दिमाग को थकाएँ ही क्यों? लेकिन ये प्रकृति ऐसे नहीं चलती। आपके जीवन की मुश्किलें जब आपके सामने आती हैं, तब आप इतनी ही गहराई में जाते हैं, इतने ही अपने दिमाग को थकाते हैं, इतने ही डीप जाते हैं और
ऐसे ही मोती चुग कर लाते हैं जो जो मोती यानी आपका संस्कार परिवर्तन, कुछ सीख लेना, एक स्तर ऊपर बढ़ जाना। ये मोती ऐसे हैं जो दुनिया के हीरे जवाहरात तो आपकी मौत के साथ ख़त्म हो जाएँगे। हो सकता है कभी आपके काम आएँगे, कभी काम नहीं भी आएँगे। लेकिन ये वो मोती हैं जो कभी, कभी, कभी ख़त्म नहीं होते। हमेशा, हमेशा, हमेशा आपके साथ रहते हैं। परमानेंटली आपकी सोल को हील करते हैं। आज जिस भी मुश्किल से आप गुज़र रहे हैं, यकीन मानिए कुछ परमात्मा ने, इस प्रकृति ने बेहतर आपके लिए सोचा होगा, जो आपकी कल्पनाओं में भी नहीं है। आपकी बुद्धि तो बहुत छोटे तक जाती है, बहुत दूर तक जाती ही नहीं है। तो हम लोग कहाँ जान सकते हैं कि प्रकृति ने कितना डीप, वो हमेशा फेयर है प्रकृति। वो आपसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा चाहती है। तो मुश्किल से गुज़रने के बाद ही आप उन मोतियों को हासिल कर पाएँगे जो परमानेंट परमानेंट पीस और हैप्पीनेस की वजह है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, जैसे चौथा या 13वीं आदि, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैंने आप सभी के साथ मेलिसा